दोस्तों, कल फिर ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान को कि संभल जाओ और लाइन में आ जाओ, वरना बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो क्या हो रहा है टॉक्स में, ईरान यूएस की टॉक्स में। दूसरा हम देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है दोनों तरफ का, क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। तीसरा हम देखेंगे कि क्या मोस्ट लाइकली सिनारियो है मेरे ओपिनियन में। तो पहली बात, टॉक्स में क्या हो रहा है। तो अंदर सूत्रों से खबर मिली है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस, इन जगहों पे आई है, कि ईरानियंस तैयार हैं 10 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने के लिए, पर उसके आगे नहीं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये उनका राइट है, उनकी पुरानी पॉलिसी है। और ये भी कि वो फुल्ली कोऑपरेट करेंगे IAEA के साथ, उनके इंस्पेक्टर्स के साथ, अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो इतने ज़्यादा कंसेशन दे रहे हैं जैसे ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। आपको याद होगा कि पहले 3 कंडीशंस लगाई गई थी, और हो सकता है कि वो 3 बार्गेनिंग कंडीशंस थी और शायद न्यूक्लियर ही मेन कंडीशन थी। बाकी 2 कंडीशंस थी कि मिसाइल्स की रेंज पे लिमिट लगाई जाए, क्योंकि इजराइल इसके फेवर में था, नेतन्याहू इसके लिए प्रेशर डाल रहे थे। और फिर एक और कंडीशन ये थी कि ईरान अपने प्रॉक्सीज़ को, यानी हूतीस, हिजबुल्लाह, हमास को सपोर्ट करना बंद कर दे। तो कैलकुलेशंस क्या हैं? दोनों तरफ एक डायलेमा में फंसी हुई हैं, दोनों तरफ मुश्किलात हैं। अमेरिका की तरफ ये मुश्किल है कि देखिए, ट्रंप का जो बेस है वो वॉर के ख़िलाफ़ है, यानी उनका मागा बेस जो है वो कहता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद एयर वॉर अगर हो, जिसमें ग्राउंड ट्रूप्स ना हो, तो कोई बड़ा स्प्लिट नहीं होगा उनके बेस में। पिछली बार पर जब उन्होंने छोटी सी बॉम्बिंग की थी कुछ प्लेनों के साथ सिर्फ, तो ऑलरेडी उनके जो सपोर्टर्स मेरे दरार पड़ना शुरू हो गई थी। कई सारे, जैसे टक्कर कार्लसन है और मेजोरी टेलर ग्रीन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दूसरी तरफ ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इजराइल लॉबी और नेतन्याहू चाहते हैं कि अटैक हो, और ट्रंप ने भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जोश में, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे ईरान में, कि हम आएंगे तुम्हारी मदद के लिए, प्रोटेस्टर्स आओ तुम, और हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं, ये वो। तीसरी बात ये है कि एंटी रेजीम ईरानियंस जो हैं, जो बाहर भी हैं अमेरिका में, और ईरान के बाहर यूरोप में भी हैं, और ईरान के अंदर भी जिन्होंने लॉसेस सफ़र किए हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, वो तो ट्रंप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ना तो ट्रंप के लिए वोट करते हैं और ना पैसा देते हैं। इजराइल लॉबी से बहुत पैसा मिलता है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। एडल्सन फैमिली का, एक अकेली फैमिली $250 मिलियन दे रही है एक इलेक्शन में ट्रंप को। चौथी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वॉर का, अगर ट्रंप की तरफ से देखें तो। और लेसन ये है वियतनाम वॉर से अमेरिका ने सीखा कि हमेशा क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या चाह रही है यूएस गवर्नमेंट, ताकि वॉर जो है वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन की हो। ये मिस्टेक अफ़गानिस्तान में भी हुई और इराक़ में भी हुई, क्योंकि हालात बदलते गए। तो अब जो है कोई क्लियरली डिफाइंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता। एक दिन तो ये कहते हैं कि रेजीम चेंज, पहले कहते थे, अब मार्को रूबियो भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई रेजीम चेंज होना अनलाइकली है। ट्रंप ने भी रेजीम चेंज के बारे में कम बातें की हैं रिसेंटली। फिर ये बातें होने लगी कि नहीं, न्यूक्लियर बिल्कुल बंद होना चाहिए, ओबामा से बेटर डील दिलवाएंगे हम। ओबामा के डील को बहुत बुरा बोला जा रहा था। ओबामा ने जो JCPOA डील किया था, ट्रंप ने कहा अगर मैं कमरे में होता तो आई वुड हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम द डील। ट्रंप ने कहा इससे बदतर डील कोई नहीं हो सकता। तो अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि उससे कोई बहुत बेहतर डील होने वाला है, क्योंकि अब भी ईरानी यही कह रहे हैं कि हम बस 10 साल के लिए रोकेंगे, और कोई उन्होंने इससे ज़्यादा गारंटी नहीं दी है। फिर पहले ये कहा जा रहा था कि मिसाइल्स की रेंज कम करनी पड़ेगी ईरान को, ताकि इसराइल के लिए ख़तरा ना हो, पर अब कुछ दिनों से वो भी बातें नहीं हो रही, हालांकि नेतन्याहू प्रेशर डाल रहे हैं बहुत। फिर तीसरा, जब इन्होंने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के लिए सपोर्ट बंद होना चाहिए, हूतीस के लिए, उस पर भी अब कोई ज़्यादा जोर नहीं आ रहा। फिर जो इराक़ वॉर का एक्सपीरियंस है वो सबके दिमाग पे काफ़ी असर डाल रहा है, सबको याद आ रही है, और इसीलिए शायद ट्रंप ने मुल्क को तैयार भी नहीं किया है, ना अपनी पब्लिक को तैयार किया, ना अपने पॉलिटिकल क्लास को तैयार किया। उन्होंने कोई रीजनिंग नहीं दी है, पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की है कि क्यों वॉर होनी चाहिए। कुछ क्लैरिटी नहीं है। आपको याद हो कुछ को, जो
उम्र में ज़्यादा हैं, तो बुश यानी कि जॉर्ज बुश जूनियर जो थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी। उसमें काफ़ी झूठ था, पर कोशिश तो की थी पब्लिक में जाके कन्विंस करने की, और उनके साथ बहुत सारे एलाइज़ थे। इस बार कोई एलाइज़ भी नहीं है यूएस के साथ। यानी कि अ, जब अफ़गानिस्तान पे इन्वेजन हुई तो पूरा नेटो, यूरोपियन सब साथ में थे। जब इराक में भी हुई तो कुछ क्लोज़ एलाइज़ साथ में थे। मिसाल के तौर पे यूके साथ में था, और भी कंट्रीज़ थे कुछ। अब यूके ने मना कर दिया है, अपनी एयरफ़ील्ड्स यूएस को नहीं देंगे वो, अगर वो ईरान पे अटैक करेंगे। तो डिएगो गार्सिया भी नहीं अलाउड है, और वो अभी भी यूके के कंट्रोल में है। और ग्लॉस्चर की एयरफ़ील्ड को भी मना कर दिया, जहाँ पे यूएस का बेस है। तो यूके भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो अमेरिका बिल्कुल अकेला है। हालाँकि बिल्कुल अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि इज़राइल साथ में है, और आपको जैसे पता है कि इतनी सारी फ़ोर्सेज़ वहाँ असेंबल हो गई हैं। अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक जो है वो इज़राइल के प्रोटेक्शन के लिए इज़राइल के पास रखा जाएगा, ताकि मिसाइल्स का डेंजर ना हो और वो शूट डाउन कर सकें इनकमिंग मिसाइल्स। न्यूक्लियर सबमरीन्स, दर्जनों एयरक्राफ्ट पहुँच चुके हैं, दर्जनों एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स, सब कुछ, तमाम एयर डिफेंस मिसाइल्स, अटैक मिसाइल्स, टॉमाहाक मिसाइल सब पहुँच चुकी हैं हज़ारों की तादाद में। तो उसके ऊपर से इज़राइल की एयर फोर्स पूरी अवेलेबल है, नेवी अवेलेबल है। तो इज़राइल ने कहा है कि हम भी जॉइन करेंगे आपको। और एक फाइनल चीज़ जो ट्रम्प के दिमाग पे असर डाल रही है, वो ये है कि मेरी लेगेसी क्या होगी, मैं क्या छोड़ के जाऊँगा, आने वाली जनरेशंस मुझे किस तरह से याद करेंगी। अब नेतन्याहू ने उनको कन्विंस कर दिया है कि आपको आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी अगर आपने ईरान को ख़त्म कर दिया, और या उसकी ताकत बिल्कुल कमज़ोर कर दी। अब क्या ट्रम्प उस झांसे में आएँगे और मान जाएँगे? नेतन्याहू का तो देखिए दशकों से ये बोल रहा है कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। नेतन्याहू हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेरे दुश्मन हों वो बटे रहें और बिखरे रहें और कमज़ोर रहें। तो इसी तरह से आपको याद होगा कि उन्होंने हमास को भी रसूख पहुँचने दिया था 2023 से पहले, और वो चाहते थे कि हमास जो है वो फ़तह से, यानी पीएलओ से बिल्कुल अलग हो, जो वेस्ट बैंक रूल कर रही है, ताकि कोई यूनिटी ना आ पाए दोनों के बीच में, ताकि वो ये कह सके दुनिया से कि मेरे पास कोई नेगोशिएटिंग पार्टनर नहीं है दूसरी तरफ, मैं किस तरह से पीस डील करूँ। इसी तरह से उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी सीरिया के ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस करी। वो चाहते थे कि सीरिया में कोई इंटरवेंशन ना हो, असद को ना हटाया जाए, ताकि सीरिया कमज़ोर रहे। और बाद में भी जब सीरिया में तख्ता पलट हो गया और अहमद शर्रा आ गए, तो भी वो ये चाहते थे कि कुर्दों और सीरियन गवर्नमेंट, और द्रूज़ और सीरियन गवर्नमेंट, और अलावाइट्स और सीरियन गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता ना हो पाए, ताकि सीरिया डिवाइडेड रहे, लड़ता रहे सिविल वॉर में और कमज़ोर रहे। अब उन्होंने, इज़राइलियों ने टर्की को भी अपने निशाने पे बनाया हुआ है, उसको दिखा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी थ्रेट है, और कतर को भी। हालाँकि कतर से क्या ही थ्रेट हो सकती है किसी को, इतना कमज़ोर है वो। पैसे तो हैं पर फ़ौज बिल्कुल भी नहीं। तो वो इस तरह से चाहते हैं कि बिल्कुल कमज़ोर और डिवाइडेड रहें। अब उनका गोल ये है कि ईरान को तहस-नहस कर दें। ईरान चाहे सरकार बचे या ना बचे, पर इतनी कमज़ोर हो जाए, और अगर हो सके तो बिखर भी जाए ईरान, यानी कि बलूची अलग हो जाएँ, अज़री अलग हो जाएँ, अरब जो हैं वो अलग हो जाएँ, मार्श अरब्स। तो और ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि बिल्कुल चाहे सरकार पल नहीं भी आ जाए वहाँ पे, पर वो सरकार भी बिल्कुल कमज़ोर रहे। तो नेतन्याहू को लग रहा है कि जैसे उनका पूरे करियर का जो अल्टीमेट अचीवमेंट है वो होने वाला है, और वो फिर इसके साथ ले जाके अपने नेक्स्ट इलेक्शन में इज़राइलियों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि देखो, मैंने तो, हो सकता है मुझसे कुछ चूक हुई हो पहले, वैसे तो वो दिखा रहे हैं मेरे से कोई चूक नहीं हुई 2023 के अटैक में भी, हमास के। वो औरों पे ही डाल रहे हैं ब्लेम, और उन्होंने कमीशन भी एस्टेब्लिश नहीं होने दिया जो इन्वेस्टिगेट करे। पर अगर हुई भी है तो देखो मेरे बाद में क्या अचीवमेंट्स हैं। अब ईरान की तरफ आते हैं, ईरान के क्या कैलकुलेशंस हैं। ईरान वाक़ई में अपनी जान के जोखिम में है, ईरान की रजीम। उनको पता है कि जिस तरह की फायर पावर दूसरी तरफ है, उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, और क्योंकि एक तबक़ा, एक पूरी सेक्शन उनकी सोसाइटी का उनके ख़िलाफ़ हो चुका है, तो वो भी रिबेल कर सकता है, और ये सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, अज़री, बलूची, ये भी रिबेल कर सकते। तो गवर्नमेंट को ख़तरा तो है, पर ख़amenei जो सुप्रीम लीडर हैं और बाकी लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है कि भाई अगर हम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मिसाइल्स पे भी, न्यूक्लियर पे भी, और अपने सब बाहर के प्रॉक्सीज़ पे भी,
तो फिर हम ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बाहर भी हमारी रेपुटेशन चली जाएगी और अंदर भी, मुल्क के अंदर भी हमारी रेपुटेशन कमज़ोर हो जाएगी और रजीम वैसे ही गिर जाएगी। और वैसे ही ये हर 6 महीने पे या तो अटैक कर देते हैं या धमकी देने लगते हैं अटैक की। आपको याद होगा जून में 12 दिन का अटैक किया था इसराइल ने, जो एंड में अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो उनका कैलकुलेशन ये है कि हम कुछ पनिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ इनके भी मारेंगे। अब वो अलग अलग नंबर देते हैं, कहते हैं कि हम 500 अगर मार सकते हैं अमेरिकन ट्रूप्स या जितने भी, तो उससे अमेरिका को भी पता चलेगा कोई कॉस्ट है। फिर ये भी चल रहा है कि हॉर्मूज बंद कर सकते हैं, वहाँ एक्सरसाइज चल रही हैं, ताकि एक इकोनॉमिक प्राइस भी हो, ऑयल की प्राइस शूट अप करे तो अमेरिका और इसराइल को भी नुकसान और बाकी दुनिया को भी हो। तो उनके लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं ईरान के लिए, क्योंकि वो वाकई अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो पर लग ऐसा रहा है कि वो बस कुछ हद तक ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब 10 दिन का वक्त बचा है। पहले 2 हफ्ते दिए गए थे ईरान को वापस आने के लिए टेबल पे प्रपोजल्स के साथ, अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब क्या इन 10 दिनों में ऐसा कोई प्रपोजल आ पाएगा जो अमेरिका को सेटिस्फाई करेगा? तो ये फाइनल थर्ड पार्ट है हमारे इस एपिसोड का कि क्या होने वाला है। देखिए, दोनों साइड के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई। ईरान बहुत कमज़ोर है इस वक्त। अमेरिका के, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रंप के सपोर्टर्स उसके फेवर में नहीं है, मागा बेस। और पर समझौता भी अगर वो करें तो किस मुंह से करें, क्योंकि उन्होंने ईरान के प्रोटेस्टर्स को बहुत होप दिया था और इजराइल भी और नेतन्याहू भी बहुत उम्मीद कर रहे थे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना और डील साइन करना भी एक मुसीबत, और जैसे मैंने बताया जंग की तो अलग ही मुसीबत है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या रजीम चेंज होगी और क्या होगा अगर जंग हुई भी, और कितनी लंबी होगी और कितने अमेरिकनों को नुकसान होगा, ट्रूप्स को, और उसका क्या पॉलिटिकल फॉल बैक होगा, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट के लिए उनके। तो सही मायनों में तो कोई जंग नहीं होनी चाहिए, पर आप कभी कह नहीं सकते 100% गारंटी के साथ, क्योंकि अक्सर जंग जो है वो गलती से भी शुरू हो जाती है, मिसकैलकुलेशंस भी होते हैं, दोनों तरफ कुछ भ्रम में भी होती हैं और कुछ और प्रेशर्स भी आते हैं एक्सटर्नल। तो 100% तो नहीं कह सकते कि जंग नहीं होगी, पर आसार ये हैं कि नहीं होगी। देखते रहिए। ये अब मेरे पास 2 सेपरेट चैनल हैं, तो इस हिंदी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसमें वैल्यू लग रही है, और प्लीज़ अपने सपोर्टर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मौजू के साथ।